बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू कैलकुलस कॉर्नर। दिस इज़ मोहम्मद मेहताब, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं समेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर ग्रेड 11 मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको समेटिव और फॉर्मेटिव का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। समेटिव स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को या ऐसे टॉपिक्स को कहेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और फॉर्मेटिव ऐसे क्वेश्चन या ऐसे टॉपिक होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये जो टॉपिक है इसके ऊपर स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा कमेंट किए हैं, सर इसके बारे में बताएं, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर आखिर पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करूंगा इस टॉपिक के रिलेटेड। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये फेडरल बोर्ड का नोटिफिकेशन है जो आप फेडरल बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। पूरा एक इसमें पीडीएफ बना हुआ, उसमें सारे टॉपिक्स भी लिखे हुए हैं। तो असल में स्टूडेंट को समझ नहीं आती कि कहाँ से कौन सा टॉपिक छोड़ना है और कौन सा करना है, तो इसको मैं डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे जो मेन पॉइंट है इसका कि असेसमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब सबसे पहला जो पार्ट है या सबसे पहली जो डोमेन है उसको रखा गया है डोमेन ए, और उसमें आपने जस्ट डिस्कस करना है नंबर्स और अलजबरा को, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसमें ज़्यादातर पेपर जो है वो इसमें से आता है। नंबर 2 पे आता है आपके पास ज्योमेट्री, डोमेन बी जो है वो आपके पास ज्योमेट्री होगी, और नंबर सी जो डोमेन है वो आपके पास होगी इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। ठीक हो गया। तो ये आपके पास 3 डोमेन्स हैं जिनको हमने इस पेपर में डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, और तीनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जी आपके पास आ गया नेशनल करिकुलम 2022 टू 23 में जो डिज़ाइन हुआ है, इसके असेसमेंट का फ्रेमवर्क बना हुआ है कि किस तरह से आपने टॉपिक को पढ़ना है, समझना है और अंडरस्टैंड करना है, और कौन से टॉपिक पेपर में पूछे जाएंगे और कौन से नहीं पूछे जाएंगे। अब देखें, सबसे पहली डोमेन जो आपको नज़र आ रही है, डोमेन नंबर एंड अलजबरा आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, डोमेन ए, और यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहला जो चैप्टर है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर, इसमें ये जो जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं ये सारे फॉर्मेटिव हैं, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पेपर में नहीं पूछा जाएगा। यही चीज़ आगे उसने डिटेल में बताई भी हुई है कि क्वेश्चन विल नॉट बी आस्क्ड इन द एनुअल एग्जामिनेशन, हाउएवर इट विल बी पार्ट ऑफ रेगुलर टीचिंग प्रैक्टिस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके एग्जाम में नहीं आएगा तो आपने इसको करना ही नहीं है, छोड़ देना है। और इसमें एक और चीज़, ये के और यू इसका बता दूं, ये नॉलेज बेस है और यू जो है वो अंडरस्टैंड बेस होगा। ठीक है, और अगर ए आएगा तो वो एप्लीकेशन बेस होगी, यानी कॉग्निटिव की डोमेन की ये लेवल्स होते हैं कि किस लेवल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखें, आपको वो जो फर्स्ट एक्सरसाइज में आप देखें कम्प्लेक्स नंबर की आपने पढ़ी थी, तो सिंपल रिकॉल करना है कम्प्लेक्स नंबर को कि उसको किस तरह एक्सप्रेस करते हैं, ए प्लस बी आयोटा के फॉर्म में या एक्स प्लस वाई आयोटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और इसमें ए बी रियल्स होते हैं और आयोटा की वैल्यू आपको पता है स्क्वायर रूट में -1 होती है। तो ये चीज़ अब वो कहता है पेपर में नहीं पूछी जाएगी। तो इसमें आपका बेसिक कंसेप्ट है, यानी आप बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करेंगे तो क्वेश्चन करने के काबिल होंगे। तो जब तक ये नहीं करेंगे तो आप क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से कह रहा है कि अगर आपने ए बी रियल पार्ट, ए और बी रियल पार्ट हैं, और ए जो है वो ए जो है वो रियल पार्ट है, बी जो है आपके पास इमेजिनरी पार्ट है कम्प्लेक्स नंबर का, तो इसको आप कैसे फाइंड करते हैं या रिकॉग्नाइज करते हैं। इस तरह ये भी नहीं पूछा जाएगा। इसी तरह कंडीशंस ऑफ इक्वालिटी एंड कम्प्लेक्स नंबर, ये कम्प्लेक्स नंबर की जो भी कंडीशंस हैं, इनक्वालिटीज़ है, वो पूछी नहीं जाएंगी। कैरी आउट बेसिक ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर जो बेसिक ऑपरेशन है सिंपल, जैसे प्लस हो गया माइनस हो गया, ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। और इसके बाद क्या रहा है कि कम्प्लेक्स नंबर को आप z इज इक्वल टू ए माइनस बी होता है एज अ कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये इसका कॉन्जुगेट होता है, ये आपको पता है। तो ये भी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए देख सकते हैं, ग्राफ भी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा जाएगा। अब चलते हैं जी नेक्स्ट पेज नंबर 2 पे। टोटल 9 पेज है हमने जो इसमें डिस्कस करने हैं, और इसमें पूरी बुक के सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो जाएंगे। तो देख सकते हैं जी, नेक्स्ट आपके पास SLO बेस फिर मेंशन है, कहता है अगर कम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट लिया जाता है, जिसको हम मॉडुलस कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर का, तो ये भी आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा, ये भी फॉर्मेटिव है। ठीक है, अब इसके बाद जो भी टॉपिक्स आएंगे, जहाँ भी जितने भी जिनमें मैंने आगे लिखा हुआ है कि कौन कौन सी एक्सरसाइज से ये रिलेटेड है, वो एक्सरसाइजेज आपने लाजमी करनी है, वो नहीं छोड़नी। अब देख सकते हैं जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो मेंशन है नेक्स्ट, अगर सेकंड कॉलम सेकंड रो देखें तो उसमें कह रहा है कि सॉल्व द सिमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन विद कम्प्लेक्स कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल उसने एक क्वेश्चन दे भी दिया है, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा जिसमें कोफिशिएंट उसके कम्प्लेक्स होंगे, और वो क्या होगा, वो उसको सिमल्टेनियसली अपने इक्वेशन को सॉल्व करना है। और ये समेटिव है। समेटिव का मतलब आगे आपको नज़र भी आ रहा है कि क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन एनुअल एग्जामिनेशन। और ये कौन सी एक्सरसाइज है, ये 1.3 है, जहाँ से मैंने इससे पहले वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं, तो मैंने इसी चीज़ को सामने रख के भी बनाए कि 1.3 में से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी तरह ये क्वेश्चन फिर आगे ये आगे पॉलिनोमियल्स को प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स में कैसे लिखते हैं, ये भी आपके 1.3 में मेंशन है क्वेश्चन, वहाँ से जाके प्रैक्टिस करें।
अब इसका मतलब इसने 1.3 से स्टार्ट लिया, इसका मतलब 1.1 और 1.2 आप जो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर सकते हैं, लेकिन पेपर में उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब ये जो बनाया गया है आपका असेसमेंट, अब ये 100% ये नहीं है, इसमें प्लस माइनस जो परसेंटेज है ऊपर नीचे हो सकती है, ये नहीं हो सकता है प्लस माइनस परसेंटेज उसमें से क्वेश्चन आ भी जाए 5 और प्लस माइनस 5% उसमें से क्वेश्चन ना भी आए, थोड़ा बहुत इसमें आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बाकी 95% यहाँ से इसी पैटर्न को फॉलो करके पेपर बनना है आपका फर्स्ट एनुअल का, और अभी सेकंड एनुअल का भी इसी तरह ही बनेगा। अच्छा, नेक्स्ट आप देखें, आपके पास सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी मैंने आपको बताया है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, और आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये भी 1.3 से है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम 1.3 के में यही चीज़ें थी, अगर हम ये कर लें, इसके बाद देखें कि आपके पास 1.4 में जाएँ, तो उससे पहले पोलर सिस्टम को एक्सप्लेन किया हुआ उसने, तो वो सारा पूरी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके पेपर में नहीं आएगी। लेकिन अब जब आपको एक्सप्लेनेशन नहीं पता होगी, उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो आप क्वेश्चन कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? तो आपने छोड़ना नहीं है, करना है, समझना है सारा, लेकिन क्वेश्चन जो तैयार करना है वो जो मेंशन किए हैं वो वाले तैयार करना है। जैसे यहाँ पे कह रहा है डिस्क्राइब पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अब कम्प्लेक्स नंबर एक दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा दिया हुआ है, तो आप इसको पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। तो ये 1.4 एक्सरसाइज है। इसी की तरह ऑपरेशन जो कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर अप्लाई करने हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन में, वो आ सकते हैं, बेसिक वाले नहीं है, बेसिक उसने पीछे बताया था कि वो नहीं होंगे, लेकिन पोलर रिप्रेजेंटेशन में ऑपरेशन जो है वो आ सकते हैं। सिंपल इक्वेशन और इन इक्वेशन जो होंगी या इन इक्वालिटीज़ जिसको कहते हैं इन्वॉल्विंग कम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म, वो भी आपसे पूछी जा सकती हैं, ये भी 1.4 में है। और इसी तरह 1.4 में आगे ऑल कंसेप्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है, जो भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं उसमें आपका कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये फर्स्ट चैप्टर था जिसमें आपके पास 1.3 और 1.4 जो है वो समेटिव हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं जी पेज 3 पे, और यहाँ पे आपके पास मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट आ गया चैप्टर नंबर 2। तो यहाँ पे फर्स्ट जो आपके पास हेडिंग शो हो रही है, आप देख सकते हैं कि अप्लाई मैट्रिक्स ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन विद रियल कम्प्लेक्स रियल एंड कम्प्लेक्स इंट्रीज, ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा पेपर में। अब ये बेसिक आपको खुद भी पता है, फर्स्ट ईयर पे अगर हैं लेवल पे, तो आपसे मैट्रिक्स को प्लस करना या मैट्रिक्स को माइनस करना, मल्टीप्लाई करना तो नहीं पूछा जाएगा, तो ये बेसिक है। लेकिन अगर आपको ये समझ नहीं आएगा तो आप इसको आगे जो मुश्किल क्वेश्चन है उसमें सिंपली अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे जस्ट ये कहा गया कि आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, लेकिन क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया जाएगा। बात समझ आ रही है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि पेपर आता है आपका, जैसे मैं 2.6 की बात करूँ एक्सरसाइज में, तो यहाँ पे आप देखें ये जो लिखा हुआ है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ 3x3 नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स इनवर्स मेथड या क्रैमर। तो मैट्रिक्स इनवर्स की बात करें तो अगर मैट्रिक्स इनवर्स मेथड में आपके पास वो जो आप फाइंड करते थे एडजॉइंट और जो डिटर्मिनेंट डिवाइड करने के बाद जो इन्वर्स आ जाता है, उस इन्वर्स को दोबारा बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। अब स्टूडेंट को अगर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना नहीं आता, जो फर्स्ट पार्ट उसने बात की है, तो आप बताएं वहाँ पे स्टूडेंट कैसे मल्टीप्लाई करेगा? तो इसलिए आपने करना सारा है, फिर बता रहा हूँ कोई चीज़ नहीं छोड़नी, लेकिन एग्जाम में वो मल्टीप्लिकेशन का नहीं आएगा, लेकिन वो किसी और क्वेश्चन में ज़रूर चीज़ आपको सॉल्व करनी पड़ जाएगी। बात समझ आ रही है मेरी? तो इस तरह से आपके जो आपने एग्जाम की तैयारी करनी है, इन चीज़ों को साथ सामने रखना है और इस तरह प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये लिखा हुआ है एवेल्युएट डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स बाय यूजिंग कोफैक्टर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ये आपका स्टार्ट होता है 2.3 से। इसका मतलब 2.1 और 2.2 में से कोई क्वेश्चन नहीं यहाँ पे शो किया उसने, लेकिन आपके एग्जाम में फिर बता रहा हूँ 2.1 तो बहुत बिल्कुल सिंपल सी है, ट्रांसपोज लेना और प्लस माइनस करना, वो तो बिल्कुल कोई भी नहीं आपसे पूछेगा। लेकिन 2.2 में कुछ क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, क्वेश्चन आ भी सकते हैं। ठीक है, 100% श्योर नहीं है, लेकिन 50% वो चांसेस हैं तो उसके आ भी सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर इसी चीज़ को देखें तो 2.4 एक्सरसाइज में भी आपने डिटर्मिनेंट्स को एक्सपेंड किया था, प्रॉपर्टीज़ यूज़ की थी, वो भी इसी कैटेगरी में लाई करता है। 2.3 2.4 आपको करनी है। अब 2.5 की बात करें तो 2.5 में आपके थे 3 से 4 क्वेश्चन, उसमें रो ऑपरेशन यूज़ किया था, मैट्रिक्स का इन्वर्स और रैंक फाइंड किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों में से आपका कोई एक क्वेश्चन आएगा। इस साल भी आपका मैं रैंक वाला आया था, तो ये 2.5 आपने लाजमी करनी है, ये समेटिव है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सप्लेन कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड डेमोन्स्ट्रेट थ्रू एग्जांपल्स। अब आपकी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस कब होती हैं, ये हमने 2.6 के स्टार्ट वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, इसलिए 2.6 आपको कंप्लीट करने की पड़ेगी। नीचे आप देख सकते हैं मैट्रिक्स इनवेरिएंट एंड क्रैमर रूल, और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके पास
जो सॉल्व सिस्टम ऑफ होमोजेनियस को सॉल्व किया जाता है 3 अननोन्स यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन मेथड एंड गॉसियन जॉर्डन मेथड। तो यहाँ पे जस्ट उसने कहा है कि गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है, तो आपके गॉसियन एलिमिनेशन मेथड ही आया हुआ है पेपर में भी, और गॉस जॉर्डन मेथड को उसने यहाँ से क्या कर दिया, स्किप कर दिया, या उसको आप कह सकते हैं फॉर्मेटिव के केस में डाल दिया, वो छोड़ दिया, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो 2.6 में आपने इस तरह से इन क्वेश्चन को लाजमी तैयार करना है, बाकी जो रह गए उसकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है। जैसे गॉसियन एलिमिनेशन मेथड अगर आप बना लेते हैं तो सिंपल आपको सिर्फ उसमें आप डायगोनल्स में 1 बनाते हैं तो इसके 1 के नीचे 0 बनाते हैं, तो गॉस जॉर्डन में 1 के ऊपर भी 0 बनाने पड़ेंगे, बस सिर्फ इतना चेंज है, बाकी सेम है। और 2.6 में जो वर्ल्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं जितनी भी मैट्रिक्स से रिलेटेड, वो भी आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं। तो इस चैप्टर से फिर हमने ये फाइनल कंक्लूजन की कि 2.1 और 2.2 जो है वो आप स्किप कर सकते हैं, और बाकी सारी एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेंगी। और एक चीज़ गॉस जॉर्डन मेथड जो है वो आप भी यूज़, वो भी आपके पेपर में नहीं आएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी, चैप्टर नंबर जो 4 है आपके पास, यहाँ पे अब सीक्वेंस एंड सीरीज आ गई है। चैप्टर 3 जो है वो किसी और कैटेगरी में लाई करेगा, वो आएगा तो मैं बताऊँगा आपको। सीक्वेंस एंड सीरीज में आपने देखें, सॉल्व द प्रॉब्लम एनालाइजिंग अर्थमेटिक सीक्वेंस एंड सीरीज अप टू n टर्म्स। तो ये समेटिव है, कह रहा है इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा आप कैसे अर्थमेटिक सीक्वेंस को आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये 4.2 से हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया था, 4.2 4.3 दोनों अर्थमेटिक से हैं। और अगर बात करें इससे प्रीवियस एक्सरसाइज 4.1 की, तो वहाँ पे सिंपल हम सीरीज़ की पहचान करते हैं कि सीरीज़ किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं सीरीज़ को। तो वो आपके नीचे जो लास्ट रो है उसमें नज़र आ रहा है कि आइडेंटिफाई अ सीक्वेंस ऑफ अर्थमेटिक एज अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हैं या कॉन्स्टेंट पर। तो ये जस्ट जो आइडेंटिफिकेशन है ये आपके 4.1 है, तो इसमें से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो सीरीज सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय एनालाइजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज एंड सीरीज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एंड सीरीज अप टू n टर्म्स। तो ये भी समेटिव है, ये 4.4 और 4.5 एक्सरसाइज में से आपके क्वेश्चन जो ज्योमेट्रिक के किए थे ये आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी हमारे नेक्स्ट पेज नंबर 4 पे। तो यहाँ पे इसमें क्या है, सॉल्व द प्रॉब्लम बाय एनालाइजिंग हार्मोनिक सीक्वेंस एंड सीरीज अप टू n टर्म्स। तो अब ये हार्मोनिक सीक्वेंस हमने 2.6 में पढ़ी थी, तो वहाँ पे आपको इसको पूरा समझना पड़ेगा, क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो फॉर्मेटिव कर दिया, उसको छोड़ दिया गया। सिग्मा के जितने भी क्वेश्चन थे, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर था, सिग्मा पावर 1 थी, एन इसी तरह एन पावर क्यूब थी, इन सारों को आपको नहीं करना तैयार, ये सारे फॉर्मेटिव में चले गए। अच्छा, नेक्स्ट इसी में एक और चीज़ भी है कि आपके पास जो अर्थमेटिक मैट्रिक सीक्वेंस आई थी वो 4.7 एक्सरसाइज थी, उसको कैसे जनरल डिटरमाइन करना है, सम कैसे फाइंड करना है, सम इनफाइनाइट नंबर कैसे फाइंड करना है यूजिंग सिग्मा नोटेशन को यूज़ करके। तो ये आपके पास जो है ये समेटिव है, और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका आया था 4.7 में से। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया समेटिव। अब नेक्स्ट एक चीज़ कहता है कि आइडेंटिफाई लीजिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स एंड डाउन पेमेंट, ये एक एप्लीकेशन है इसी की। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछा नहीं जाएगा, तो ये फॉर्मेटिव में है। नेक्स्ट इसी तरह सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू लीजिंग अ मोटर व्हीकल अंडर डिफरेंट कंडीशन। अब जो प्रॉब्लम आप ऊपर जस्ट इसको आइडेंटिफाई कर रहे थे, अब आइडेंटिफिकेशन का टॉपिक नहीं है, लेकिन उसको सॉल्व कैसे करना है ये पूछा जाएगा, तो ये समेटिव है। तो इसके लिए आपको बेसिक पता होगा तो आप इसको सॉल्व करने के काबिल होंगे। तो ये चीज़ मैंने लिखी है 4.8, लेकिन ये न्यू बुक से, क्योंकि जो आपके पहले बुक का वर्जन था उसमें जो 4.8 थी वो आपको बताई थी कि मेथड ऑफ डिफरेंस थे, वो कम्प्लीटली इसने रिड्यूस कर दिया, इस न्यू बुक में नहीं है। तो वो चैप्टर वो एक्सरसाइज पूरी आपने छोड़ देनी है। नेक्स्ट इसी तरह अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, जितनी भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है उस पर जो भी हमारी एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज उसमें जितना भी क्वेश्चन है वो भी समेटिव है, वो भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये आपके पास हो गया चैप्टर नंबर 4, जो हमने इसमें देख लिया कि फॉर्मेटिव कौन सा है और समेटिव कौन सा, सीक्वेंस एंड सीरीज में। नेक्स्ट चलते हैं जी चैप्टर नंबर 7 पे। अब चैप्टर नंबर 7 भी नंबर्स और अलजबरे से रिलेट करता है, इसी कैटेगरी में लाई करता है। तो इसमें मैथमेटिकल इंडक्शन बाइनोमियल थ्योरम में सबसे पहले जो चीज़ लिखी है, डिस्क्राइब मैथमेटिकल आर्गूमेंट, आइडेंटिफाई द बेस केस इंडक्शन ऑफ हाइपोथेसिस एंड प्रीसाइज कंक्लूजन। ये जो है वो फॉर्मेटिव है, यानी बेसिक कंसेप्ट जो है इसका वो आपको उसमें फॉर्मेटिव में डाल दिया, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, प्रूफ कैसे करना है, ये पूछा जाएगा। तो ये 7.1 आपको मतलब करनी पड़ेगी। ठीक है, इसी की तरह अगर आप देखें एवेल्युएट एंड जस्टिफाई कंक्लूजन, कम्युनिकेटिंग पोजिशन क्लियरली इन एन अप्रोप्रिएट मैथमेटिकल फॉर्म इन डेली लाइफ। तो डेली लाइफ से जो भी आपकी ये क्वेश्चन है वो भी आ सकता है, तो ये भी 7.1 एक्सरसाइज में ही रिलेट करता है। ठीक है,
या आपकी एग्जाम्पल कोई भी आपसे पूछी जा सकती है, ये भी 7.1 से है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी 7.1 से। नेक्स्ट आपके पास आपने स्टेट एंड अप्लाई द बाइनोमियल थ्योरम टू एक्सपेंड एक्सप्रेस ऑफ द फॉर्म a + b पावर n वेयर n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। तो ये भी 7.1 में हमने यूज़ किया है। इसके बाद 7.1 में फिर बाइनोमियल थ्योरम्स की एक्सपेंशन कैसे करनी है, बाइनोमियल थ्योरम पावर कैसे रिस्ट्रिक्टेड होती है कि पॉजिटिव नेगेटिव नेचुरल नंबर, वो चीज़ें सारी देखी है। 7.1 कंप्लीट एक्सरसाइज आपने करनी है, छोड़नी नहीं है। नेक्स्ट अगर हम 7.2 की बात करें तो कैलकुलेट बाइनोमियल कोफिशिएंट यूजिंग पास्कल ट्राइंगल, बस सिर्फ इसको छोड़ा है 7.2 एक्सरसाइज के। जैसे आप फर्स्ट पेज निकालेंगे पहला क्वेश्चन आपको ये नजर आएगा। तो 7.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है पास्कल ट्राइंगल को यूज़ करके, वो वाला कंसेप्ट नहीं है, बाकी सारा इसमें 7.2 में आपने कंप्लीट करना है, यही चीज़ उसने बताई है नीचे। इसी तरह 7.3 में भी बाइनोमियल थ्योरम को कैसे अप्रोप्रिएट किया जाता है, वैल्यू फाइंड की जाती हैं, और उसमें रिमाइंडर व्हेन नंबर सम लार्ज एक्सपोनेंट इज डिवाइड बाय नंबर, ये सारी चीज़ 7.3 में हमने पढ़ी थी, इसको कंप्लीट करना है। 7.4 भी आपकी कंप्लीट है। इसमें आपने किया था बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ किया कि लास्ट डिजिट अ नंबर टेस्ट बाय डिविजिबिलिटी बाय अ नंबर एंड कंपेयर टू लार्ज नंबर्स, ये हमने किया था क्वेश्चन। इसी तरह से 7.4 में एक और है अप्लाई कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। अब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जितनी भी है उसके रिलेटेड भी 7 चैप्टर में से आएगा। तो ये जो 7 चैप्टर है ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑलमोस्ट आपने सारा कुछ ही करना है, सिर्फ एक पास्कल ट्राइंगल वाला कंसेप्ट है वो छोड़ा है, बाकी सारा चैप्टर आपका ही इसमें इंक्लूड है। तो ये मुश्किल चैप्टर भी है और स्टूडेंट अक्सर कहते हैं सर ये चैप्टर छोड़ दें, तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसको आप छोड़ेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 5 है सबसे आसान चैप्टर है। इसमें से आप देख सकते हैं डिवाइड पोलिनोमियल ऑफ डिग्री अप टू 4 बाय लीनियर एंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल टू आइडेंटिफाई कोशेंट एंड रिमाइंडर, ये 5.1 एक्सरसाइज सिंपल सी है। इसी तरह 5.2 में आपने रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट पढ़ा था। नेक्स्ट पेज नंबर 6 पे चलें तो यहाँ पे फिर 5.3 की बात है, अप्लाई फैक्टर थ्योरम को कैसे अप्लाई किया था और क्यूबिक फैक्टर पोलिनोमियल को फैक्टराइज किया था, और इसी तरह जितने भी कंसेप्ट है रिमाइंडर के और फैक्टर थ्योरम के रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से भी इस्तेमाल होंगे। तो 5.3 भी कंप्लीट, ये चैप्टर 5 आपको कंप्लीट करना है, वो इजी सा चैप्टर था। तो यहाँ तक जो है ना ये सारी आपकी कैटेगरी ए आती है या डोमेन ए आती है, जिसमें आपने नंबर्स और अलजबरा को डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो है वो आपके पास डोमेन बी आ गई, जिसमें ज्योमेट्री होगी। अब ज्योमेट्री जो है वो आपके पास जो है उसमें लाई कर रहा है चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर नंबर 3 कौन सा है, वेक्टर इन स्पेस। अब वेक्टर जो है वो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरी एक कैटेगरी में पूरी एक डोमेन है इसकी, इसमें से क्वेश्चन जो है वो लाजमी पूछे जाते हैं और इसमें से आपने छोड़ना भी कुछ नहीं है। देखिए सबसे पहले एक्सरसाइज जो 3.1 है उसकी बात करूँ तो सिंपल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट को कैसे स्पेस में रिकॉग्नाइज किया जाता है, या आप वहाँ पे कैसे डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब फॉर्मेटिव है। आई जे के जो यूनिट वेक्टर हैं ये कैसे कंपोनेंट के लिखे जाते हैं, ये क्यों यूनिट वेक्टर हैं, ये बेसिक कंसेप्ट उसे नहीं पूछने। मैग्नीट्यूड वेक्टर की कैसे फाइंड की जाती है, और इसी तरह फंडामेंटल मैथमेटिक्स ऑपरेशन वेक्टर के इन स्पेस में वो क्या है और प्लेन में क्या है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। इसी तरह वेक्टर्स के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं सर वेक्टर की जो प्रॉपर्टी हैं वो यूज़ होंगी, वो करनी है नहीं करनी, तो वो भी फॉर्मेटिव में है। कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी वेक्टर्स, और इसी तरह एडिटिव इनवर्स ऑफ अ वेक्टर। तो ये सारी चीज़ें बेसिक कंसेप्ट हैं, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट आपने करना है 3.2 से, और 3.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, मैंने बताए भी थे आपको पहले वीडियोस में, वो आप देख सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस करना है। ज़रूरी नहीं है पेपर में आए, लेकिन आपके किसी और टेस्ट में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट 3.2 में आपको पता है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं वो आ जाएगा 2 वेक्टर्स में, और इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी है, ये 3.2 आपने करनी है। इसी में डॉट प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ कंपोनेंट ये भी आपके आएगा। ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ 2 वेक्टर्स जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, कंडीशन के 2 वेक्टर कब परपेंडिकुलर होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 3.2 में आएगा क्वेश्चन। फिर इसी तरह 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जब किया जाता है तो उसमें एंगल क्या होगा 2 वेक्टर्स के दरमियान। फिर इसी तरह प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर अलोंग द अनदर वेक्टर, ये भी हमने डॉट में पढ़ा था 3.2 में। फिर इसके लास्ट क्वेश्चन है वेक्टर फाइंड अ वर्क डन, वर्क डन कैसे फाइंड किया जाता है डॉट प्रोडक्ट को यूज़ करके, एफ डॉट डी, तो ये भी 3.2 में से है। तो यानी 3.2 कंप्लीट करनी है आपने, ठीक है, दूसरे लफ्ज़ों में। अब इसके बाद सॉल्व डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आ गया क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, इसका मतलब कि अब 3.3 की बात है। यहाँ पे 3.3 भी डिटेल में वही चीज़ें सारी, एंगल कैसे फाइंड करना है, डेली लाइफ में क्या कहाँ पे इसके बेस हैं, क्या सिचुएशंस हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फिर 3.4 है। ये आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज है। आप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसने वो अलग से बता भी दिए कि 2 वेक्टर्स का डॉट और क्रॉस कैसे इंटरचेंजेबल होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, और यही लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका आया हुआ था।
ठीक है। इसके बाद वॉल्यूम कैसे फाइंड किया जाता है पैरेललोग्राम का, टेट्राहेड्रॉन का। अगर आपको 3 वेक्टर्स गिवन हो और इसी तरह अगर आपको 3 पॉइंट्स गिवन हो तो तब आप कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये 3.4 के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपकी डोमेन थी बी। ठीक है, और इसमें एक लास्ट 2 टॉपिक उसने ये भी बता दिए कि डिफाइन कोप्लेनर वेक्टर्स कैसे फाइंड किए जाते हैं और कैसे आप फाइंड करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3.4 का। और इस तरह इसकी रिव्यू एक्सरसाइज और कुछ एग्जांपल जो है कि वेक्टर्स को कैसे अप्लाई किया जाता है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में। अब ये जो चीज़ है ये आपकी 3.1 एक्सरसाइज के कुछ एंड पे क्वेश्चंस हैं जो रियल वर्ल्ड में वेक्टर्स को कैसे अप्लाई करते हैं, तो वहाँ से है। तो यहाँ पे आप 3.1 को भी देख सकते हैं जो वर्ल्ड प्रॉब्लम है, और आप रिव्यू एक्सरसाइज और एग्जांपल्स को भी देख सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये चैप्टर 3 था। अब इसी चैप्टर में आपके पास जो ज्योमेट्री थी, ज्योमेट्री में आपके पास फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी आएंगे और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी आएंगे। तो यहाँ पे कैटेगरी जो बी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री में आपके पास जो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है चैप्टर 8 वो देख सकते हैं, आपके पास 8.1 कंप्लीट है। एस्टैब्लिश फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जितने भी थे, अब वही पेपर में आया था पहला क्वेश्चन। आप देखें cos अल्फा माइनस बीटा का क्वेश्चन आया हुआ था। इसी तरह cos अल्फा प्लस बीटा हो सकता है, sin अल्फा माइनस बीटा, sin अल्फा प्लस बीटा। तो कैसे ये फंडामेंटल लॉ एस्टैब्लिश होते हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। उसने सबसे पहले यही चीज़ बताई है आपको। इसमें कुछ भी समेट फॉर्मेटिव नहीं है, सब कुछ समेटिव है, सब कुछ पेपर में आएगा। 8.2 में भी सारी चीज़ें उसने बता दी हैं आपको कि कैसे लॉ को अप्लाई करना है। ठीक है, और उसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशो, अलाइड एंगल्स का कंसेप्ट, डबल एंगल, हाफ एंगल, ट्रिपल एंगल, आइडेंटिटी, सारी आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए और कैसे अप्लाई होंगी वो सारी किसी भी यानी क्वेश्चन से मैं आपसे पूछी जा सकती हैं। तो यही चीज़ मैं भी कह रहा था कि जब मैं लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताता हूँ या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मैं ये नहीं कह सकता ये क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, बस आपको ये आइडेंटिटीज़ अप्लाई करनी आनी चाहिए। 8.3 एक्सरसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आपको बताया था इसके यानी प्रोडक्ट से सम में कैसे जाना है और सम से प्रोडक्ट कैसे जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो लास्ट पे बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। इसमें कुछ भी फॉर्मेटिव नहीं है, सब कुछ आपने करना है। लास्ट चैप्टर 9 जो आपने पढ़ा था, इससे प्रीवियस बुक में वो एक ही चैप्टर एक ही एक्सरसाइज बनी थी, लेकिन अभी जो न्यू वर्जन आया है बुक का तो उसमें आपके चैप्टर 9.1 एक्सरसाइज में डोमेन रेंज, इवन ऑड फंक्शन, मैक्सिमम मिनिमम, इनको अलग कर दिया गया है। तो यही चीज़ें देख सकते हैं, सारी चीज़ें उसने पूछी हैं आपसे। और 9.2 में सिर्फ ग्राफ है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, ग्राफ आपसे कॉस का पूछ सकता है, साइन का, टेंजेंट का, कोई भी ग्राफ आपसे पूछ सकता है। आपने उसको एनालाइज करना है और ड्रा करके बताना है। ठीक हो गया। अब लास्ट कैटेगरी जो है आपके पास, लास्ट डोमेन जो है सी, उसमें देखते हैं। तो वो आपके पास इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, उससे प्रीवियस 9.2 में एक और 2 पॉइंट्स भी हैं कि आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए साइन कॉस टेन की। प्रॉपर्टीज़ क्यों पता होनी चाहिए, ग्राफ में ये आपको हेल्प करती हैं। आपको याद होगी इसकी डोमेन रेंज का पता हो तो हमें तब पता आइडिया होता है हमने कहाँ से कहाँ तक वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो ये ग्राफ आप ड्रा करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। इसी तरह 9.2 में एक और चीज़ भी उसने लिखी है, अप्लाई ऑल कंसेप्ट, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, आइडेंटिटी, ग्राफ, पीरियडिक, इवन ऑड, जितने भी आपने इनसे कोई भी आपका फेरस व्हील की देख सकते हैं, उसने एग्जांपल दी है आपसे, तो ये आपके पेपर में पूछी जा सकती है। सीसा की एग्जांपल पूछी जा सकती है, लीवर की पूछी जा सकती है, आइडियल एंगल फॉर सोलर पैनल प्लेसमेंट पूछ सकता है। तो ये जितने भी बुक में एग्जांपल्स हैं या रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, तो वो वर्ड प्रॉब्लम में जो भी हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। 9.2 में समेटिव है ये भी। अच्छा, अब आते हैं लास्ट डोमेन सी पे, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। अब इसमें कौन सा चैप्टर रह गया जो लाई कर है, चैप्टर नंबर 6 रह गया। और जो अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो है हमने नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये पूरी एक डोमेन है और उससे पूरा एक पोर्शन है पेपर का, तो इसको आप छोड़ नहीं सकते। जब छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स यहाँ से फिर वो कम हो जाएंगे। तो ये चैप्टर है ये परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। इसकी 6.1 जो है वो आपके पास एक्सप्लेन एंड सॉल्व प्रॉब्लम दैट इन्वॉल्व द फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल। तो ये आपने देखा था सिंपल काउंटिंग प्रिंसिपल, जो भी फंडामेंटल उसका है काउंटिंग का फंडामेंटल लॉ, उसको यूज़ करके आपने 6.1 को एलिवेट किया था। सारी करनी है, 6.2 भी सारी करनी है। अब 6.2 में हमने क्या पढ़ा था, स्पेशली परमुटेशन पढ़ी थी। तो आप देख सकते हैं उसने यही कहा, एक्सप्लेन एंड सॉल्व प्रॉब्लम दैट इन्वॉल्व परमुटेशन। तो ये 6.2 है। 6.3 में क्या था, कम्बिनेशन था। और अगर हम इसी तरह इन दोनों को कंबाइन, इन दोनों के एंड पे कुछ एप्लीकेशन दी हुई थी जो परमुटेशन और कम्बिनेशन के रिलेटेड है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, तो वो ये कह रहा है कि वो भी मैं पूछ सकता हूँ। तो ये 6.2, 6.3 या चैप्टर 6 आपने पूरा करना है, इसमें से कुछ भी फॉर्मेटिव नहीं है। ठीक हो गया। तो ये सारी डिटेल थी आपके फॉर्मेटिव और सबमेटिव की। अब आपको मैं इसका टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बताता हूँ, जो बोर्ड भी वेबसाइट पे भी मेंशन है, इसी SLO बेस में फॉर्मेटिव सबमेटिव के एक PDF में ये भी नीचे मेंशन है। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको आइडिया हो कि पेपर आपका किस तरह से सेट किया जाता है। ये मॉडल पेपर उसने सेट किया था, इसी तरह आपका जो फाइनल पेपर है वो भी इसी के अकॉर्डिंग आया है। अब पेपर को जो है वो उसकी 3 कॉग्निटिव डोमेन होती है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस पे। ठीक है, अब आपने जो
सबसे ऊपर देखें फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में डोमेन ए, डोमेन बी, डोमेन सी, यानी अलजबरा, नंबर, ज्योमेट्री और इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, इन तीनों को अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया। तो नंबर और अलजबरा में देखें नीचे जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लिखे हुए 94 मार्क्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट अक्सर ये सोचते होंगे सर टोटल मार्क्स तो 100 का है, तो 94 यहाँ से आगे तो 6 मार्क्स नहीं, पेपर टोटल आपका होता है 180 मार्क्स का, क्योंकि चॉइस भी तो होती है उसमें, आपने उसमें से 100 लेने होते हैं, जो कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 33 या फिर 40 भी नहीं ले पा रहे होते। तो 180 मार्क्स का पेपर होता है, तो आपने उसमें से जस्ट 40 या 50 मार्क्स लेके पास हो जाना होता है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा हो तो। अच्छा, अब इसकी जो कैटेगरी है उसको देख लेते हैं। नंबर और अलजबरा में से आपका पेपर आएगा 94 मार्क्स का, उसने 71 लिखे हैं, ये गलत लिखे हुए हैं। अब देख सकते हैं ऊपर 25, 54 और 15, इनको ऐड करेंगे तो 94 बनेगा, 71 नहीं बनेगा, और परसेंटेज भी फिर उसी के अकॉर्डिंग 52%। मैंने आपको इसीलिए कहा था कि आधा पेपर आपका जो है वो अलजबरा और नंबर के जो चैप्टर है वहाँ से बनेगा। इसके बाद कैटेगरी बी में देखें जो ज्योमेट्री है, तो उसमें से आपका यानी 68 मार्क्स का पेपर आता है, यानी 38%। अब आप ज्योमेट्री भी देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के 2 चैप्टर थे और वेक्टर था। इसमें भी मार्क्स की इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉलेज बेस आपके 25 मार्क्स का होगा, अंडरस्टैंडिंग 30 का, और एप्लीकेशन 13 मार्क्स के दी जाएंगे आपको। और एमसीक्यूज़ के बारे में जो क्वेश्चन 1 है वो एमसीक्यू सारे रिलेट कर रहे हैं, क्वेश्चन 2 जो है वो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, और क्वेश्चन 3 जो है वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो आप देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पे मैं आप एक ही चीज़ रीड नहीं कर रहा। और डोमेन सी जो है उसमें आप देख सकते हैं जो हमारे पास इंफॉर्मेशन हैंडलिंग थी, जो चैप्टर नंबर 6 था, परमुटेशन और कम्बिनेशन, उसमें से आप देखें कि आपके पास कितने मार्क्स का पेपर आ रहा है, 18 मार्क्स का, ठीक है। अब 18 मार्क्स यानी 10% आपका ये पेपर यहाँ से भी बनता है। तो इसमें भी आपका एक जो है वो कह सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नॉलेज बेस है, एक शॉर्ट क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस है, और फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपका एप्लीकेशन बेस है। तो 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग है, और बाकी जो है वो एमसीक्यूज़ हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे शो हो रहे हैं अंडरस्टैंडिंग बेस पे, और इसी तरह एप्लीकेशन बेस पे। तो ये टोटल मार्क्स आपके बन जाते हैं 54 मार्क्स यहाँ से आ सकते हैं आपके नॉलेज के, और अंडरस्टैंडिंग के 90 मार्क्स होते हैं, और एप्लीकेशन के 36 मार्क्स होते हैं। इसी तरह से अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पे इस तरह से 94 मार्क्स आपके अलजबरा नंबर में से बनते हैं, ज्योमेट्री में से 68 मार्क्स का पेपर होता है, और इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग में से 18 मार्क्स का पेपर होता है। परसेंटेज नीचे मेंशन है, और टोटल मार्क्स 180 बन जाते हैं, आप प्लस करेंगे। तो इस मॉडल को देख के पेपर आपका जो है वो सेट किया जाता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से मॉडल को, कौन से डोमेन को ज़्यादा फोकस करते हैं और कहाँ। अब देखें कोई भी डोमेन आप छोड़ के ये नहीं कह सकते मैं पूरे मार्क्स ले सकता हूँ, ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत आपको उसमें से करना पड़ेगा, चॉइस ज़रूर है, लेकिन हो सकता है वो आपका जो क्वेश्चन छोड़े वही आपके दूसरा साथ उसी में से चैप्टर में से आया हो, तो फिर मसला बन जाता है। तो इसलिए आपने इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट इसका रिव्यू कर लेते हैं जी, जो हमने सारा पढ़ा है अभी इस फॉर्मेटिव समेटिव को। तो इसमें आप देख सकते हैं जो पहले मैंने आपको एक्सरसाइजेस बताई थी इंपॉर्टेंट लॉन्ग में, वही चीज़ें सारी आ रही हैं, वही स्लाइड मैंने दोबारा से लिखी है कि आप इसमें से कुछ भी सोच जोड़ सकते हैं, सारा कुछ वही चीज़ें आई हुई हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको बताई हुई है, एक्सरसाइज शॉर्ट भी बताई हुई हैं, और जस्ट जो लेफ्ट एक्सरसाइज है इसमें बस आपने ये देखना है 1.1 ना करें बेशक, 1.2 जो है वो बेसिक है, बिल्कुल आप कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, छोड़ भी दें। 2.1 भी बहुत आसान सी है, प्लस माइनस करना, बेशक आप ना करेंगे भी तो उसमें 10 मिनट लगेंगे। 2.2 में से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और 3.1 में से भी आपको बताया था एप्लीकेशन पूछी थी उसने वेक्टर्स की, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जस्ट आपने लेफ्ट जो करना है वो 4.8 एक्सरसाइज थी, मेथड ऑफ डिफरेंस, जो पुराने स्टूडेंट जिनके पास पुरानी बुक थी, जो न्यू हैं उनके पास तो ये होगी नहीं एक्सरसाइज। तो वो 1.1, 2.1 और 4.1 और 1.2 जो है ये एक्सरसाइज जो है वो छोड़ सकते हैं आप। ये वो एक्सरसाइज ऐसी हैं जो किसी भी बच्चे को भी दे देंगे वो भी कर लेगा। तो दूसरे लफ्ज़ों में फाइनल कंक्लूजन मेरी ये है कि आपने कुछ भी नहीं छोड़ना असल में। बस ये स्टूडेंट ने शुरू में ही उनके माइंड में बैठ गया कि बस बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमने स्किप कर देनी है, ऐसा कुछ भी नहीं। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल से बताई हैं, हर एक टॉपिक बताया है, पेपर भी आपके सामने शेयर किया है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बताया। देखें कौन सी एक्सरसाइज जो आप कहेंगे सर हम छोड़ सकते हैं कम्प्लीटली। तो जो छोड़नी है वो तो बिल्कुल प्लस माइनस है, वो बेशक आप छोड़ भी दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कर भी लेंगे तो कोई 10 मिनट ज़ाया होंगे सारे। तो इसलिए आपने ये सारा जो कोर्स है इसको कंप्लीट करना है। कोई किसी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना कि सर ये करना है, ये करना है, ये छोड़ना है। तो जितना करेंगे, जो छोड़ेंगे वो आप हो सकते हैं आपके कहीं इंट्री टेस्ट में नेक्स्ट आपके वो क्वेश्चन पूछे जाएँ। मेरी तरफ से आपको ये सजेशन है कि आप इस कोर्स को कंप्लीट पढ़ें और कंप्लीट समझें और प्रैक्टिस करें। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो ये था हमारे पास फॉर्मेटिव और समेटिव के रिलेटेड टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।